अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो ओलिगोहाइड्रोमनियोस एंड आयुजिया है। इसके साथ हम अबेरेंट लाइकर वॉल्यूम है उसको भी डिस्कस कर लेंगे साथ ही। तो एक टॉपिक भी वाइवा किसी भी साइड जा सकता है। ओलिगो पोली अबेरेंट लाइकर वॉल्यूम होता क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम क्या चीज़ है। ये बच्चे के जो इर्द गिर्द जो एमनियोटिक सैक होता है उसमें जितना भी पानी होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम बोलते हैं। और ये जो है ये बच्चे को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कुशनिंग इफेक्ट होता है। कोई भी ट्रॉमा होगा तो बच्चा सेफ़ रहता है, उसको फ़ौरन से चोट नहीं आएगी, इजीली मूव कर सकता है इस फ्लूइड के अंदर और उसकी वजह से उसकी मस्कुलोस्केलेटल ग्रोथ अच्छी होती है। इन्फेक्शन डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता बच्चे को इन्फेक्शन से। इसका जो है एक बैलेंस अल्लाह ने रखा हुआ है कि ये ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना कम होता है, इसकी स्पेसिफिक रेंज है। अगर उस रेंज से ये बढ़ जाएगा तो उसको हम पॉलीहाइड्रोमनियस लेबल करेंगे और अगर ये कम होता है उससे तो ओलिगोहाइड्रोमनियस होगा। अच्छा, नॉर्मल बैलेंस कैसे मेंटेन रहता है? होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म्स होते हैं इसमें जो रोल प्ले करते हैं और उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से ये प्रॉब्लम्स अबेरेंट एबनॉर्मल लाइकर वॉल्यूम जो है वो बन जाता है। बैलेंस में जो है इसका अगर जेस्टेशन वाइज देखें तो आहिस्ता आहिस्ता जेस्टेशन के लिहाज से ज़्यादा होता है। स्पेशली ये 22 वीक्स पे अगर आप देखो इसका जो है वो वॉल्यूम जो है वो 600 ml तक होता है और ये ऐसे से बढ़ता है। 800 ml पीक होती है इसकी और ये पीक जो वॉल्यूम में इंक्रीज़ होता है वो तकरीबन 32-33 वीक्स पे होता है और उसके बाद ये दोबारा से 700 ml हो जाता है और बाय 40 वीक्स, ठीक है। और स्पेशली 36 वीक्स के बाद जो है ना ये कम होना शुरू हो जाता है, उसमें फर्दर इंक्रीज़ नहीं होता। स्पेशली आफ्टर 41 वीक्स तो हम इसको जनरल टर्मिनोलॉजी में कह रहे होते हैं कि टर्म का लाइकर। अच्छा, इसमें बैलेंस कैसे होता है, बन रहा कैसे होता है और रिमूव कैसे होता है। ओवरऑल इसका जो वॉल्यूम होता है वो मेनटेन रहता है। तो इसकी जो बनने की 16 वीक से पहले जो है बच्चे का जो मदर की सर्कुलेशन से ना ट्रांजिट डेट जो होता है वो बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम होता है, ठीक है। यानी कि इसकी ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो सिमिलर होती है दैट ऑफ मैटरनल सर्कुलेशन, मैटरनल ब्लड, ठीक है। और ऑस्मोलैरिटी सेम होती है। मैटरनल का जो ट्रांजिट डेट होता है वो सारा इसके सैक में आया हुआ होता है। 16 वीक्स के बाद जो है वो 8 to 11 वीक्स के बाद जो है बच्चे का यूरिन प्रोडक्शन का सारा सिस्टम स्टार्ट होता है। रीनल एजेंसी वाले बच्चे होते हैं उसमें ओलिगो होगा या फिर एनहाइड्रोमनियस होता है, ठीक है। तो ये किडनीज के लिए अच्छे फंक्शनिंग होने चाहिए बच्चे के। तो ये प्रोडक्शन इसकी यूरिन प्रोडक्शन 8 to 11 वीक्स के बाद शुरू होती है, तो ये कंट्रीब्यूट करता है। तो एक चीज़ होगी मैटरनल ब्लड के थ्रू जो सीपेज हो रही है ट्रांजिट की वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है लाइकर वॉल्यूम में, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे का जो फीटल यूरिन प्रोडक्शन है जो 8 to 11 वीक्स के बाद शुरू होती है वो कंट्रीब्यूट कर रही है और ये मेजर कंट्रीब्यूशन होता है अप्रोक्स 1000 से लेकर 1200 ml पर डे जो है ये इसमें कंट्रीब्यूट हो रहा होता है इसकी वजह से। इसके अलावा जो बाकी मैकेनिज़म्स हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वहाँ से एक्सचेंज हो रहा होता है, इस ऐड हो रहा होता है लाइकर इसमें। अच्छा, इसके अलावा डायरेक्ट मूवमेंट होती है मैटरनल ब्लड की अक्रॉस द वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है। यूट्रस में जो वेसल्स होती हैं मैटरनल वेसल्स उसके थ्रू भी डायरेक्टली ऐड हो रहा होता है। इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि फीटल वेसल्स होती हैं उससे भी ऐड हो रहा होता है, ठीक है, लाइकर वॉल्यूम। और बाकी जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशंस के थ्रू भी ऐड हो रहा होता है इसके अंदर। तो ये सब सोर्सेज हैं जहाँ से प्रोडक्शन हो रही होती है और मेजर सोर्स में यूरिन प्रोडक्शन होती है। अच्छा, रिमूवल कैसे होता है? उसमें स्किन है, जब तक वो केराटिनाइज नहीं होती 22-25 वीक्स तक स्किन जो है वो वहाँ के थ्रू एक्सचेंज होता है, वहाँ से जो है ऑस्मो रेगुलेशन हो रही होती है और रिमूवल हो रहा होता है इसका। इसके अलावा ओरल नेज़ल मिकोजा होता है जहाँ से इसका एक्सचेंज होता है और इस तरह फीटल स्वेल्विंग एक मेजर, जैसे प्रोडक्शन में यूरिन की मेन रोल है, यूरिन प्रोडक्शन का मेन रोल है, इसी तरह रिमूवल में मेजर रोल जो है वो फीटल स्वेल्विंग इफेक्ट है। सॉलो कर लेता है बेबी 200 to 15 ml पर डे के हिसाब से 1500 ml पर डे, ठीक है। इसके अलावा रिमूवल में एक जो एमनियोटिक फ्लूइड और फीटल ब्लड वेसल्स का जंक्शन होता है इन प्लेसेंटल बेड और एमनियोटिक फ्लूइड का आपस में जो एक्सचेंज होता है वो उसके थ्रू 200 to 500 ml जो है ना रिमूव हो रहा होता है। तो ये इसके रिमूवल मैकेनिज़म्स हैं। अच्छा, अगर इसका देखें कि हम कैसे डिटेक्ट करते हैं ओलिगो को या पोली को अबेरेंट लाइकर वॉल्यूम्स को, तो उसके लिए जो है ना बेस्ट जो है वो 2D अल्ट्रासाउंड है। मज़ीद एडवांस भी है, उसमें 3D MRI है, डाई डाइल्यूशन मेथड है जिसमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में उसको मेजर्ड क्वांटिटी में जो है डाई डाल के तो उसके थ्रू मेजर करते हैं। जितनी क्वांटिटी डाई की होती है उसमें एरिया डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन उससे करके उसका वॉल्यूम निकल आता है कि कितना फ्लूइड है।
कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। इसके अलावा जो है वो 3D अल्ट्रासाउंड भी है, लेकिन जो बेस्ट है और जो कॉमन प्रैक्टिस में है, जो हम लोग कर रहे हैं, जो इजी है, जिसमें जो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, इन्वेसिव भी नहीं है, वो 2D अल्ट्रासाउंड है। उसके थ्रू हम चेक करते हैं। अच्छा, अब कौन कौन से मेथड हैं उसमें ये है कि आप सब्जेक्टिव असेसमेंट भी होती है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है जो चारों क्वाड्रेंट में आप ऐड करके लेते हो, या एक सिंगल डीप वर्टिकल पॉकेट जो है वो आप ले सकते हो, डीपेस्ट वर्टिकल पूल या मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट जिसको कह सकते हैं वो आप ले सकते हो, या मैक्सिमम पॉकेट डेप्थ भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो या तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ले लेंगे, चारों क्वाड्रेंट में उसको ऐड करके फ्लूइड टोटल कितना है उसको ऐड कर लेंगे, जो वर्टिकल पॉकेट्स हैं 4 उनको ऐड करके, यानी एब्डोमेन मैटरनल एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे, लीनियर नाइग्रा को सेंटर प्लान मिड लाइन के तौर पे लेंगे, ठीक है। उन चारों को ऐड करके वो एमनियोटिक फ्लूइड हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा टोटल, जिसको AFI बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम सिंगल जो वर्टिकल एक पॉकेट है जिसमें कोई बच्चे के फीटल पार्ट्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल कॉर्ड नहीं होना चाहिए, उसका सिंगल मेजरमेंट हम ले लेंगे, ठीक है। उसका भी एक कट ऑफ है। या फिर हम विजुअल असेसमेंट कर लेते हैं कि सब्जेक्टिवली इतना लाइकर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें से जो बेस्ट है वो मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट जो हम लेते हैं वो बेस्ट है, ठीक है। उसमें क्योंकि ट्विन में जो है ना वेरिएशन होती है, इंटर ऑब्जर्वर एरर होता है, ठीक है। चारों क्वार्टर्स में लेना जो है वो इनएडिक्वेट वॉल्यूम आपको आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना बेस्ट जो है मैक्सिमम वर्टिकल पूल जो है ना वो या पॉकेट जो है वो बेस्ट होता है फॉर असेसमेंट। अच्छा, पॉलीहाइड्रोनियस किसको कहेंगे, ये 1 to 2% ऑफ प्रेगनेंसीज को अफेक्ट करता है, और इसमें कट ऑफ जो है ना, अगर मैक्सिमम वर्टिकल पूल आप कह रहे हो या पॉकेट कह रहे हो तो वो 8 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है तो वो फिर पॉलीहाइड्रोनियस होगा, और अगर AFI आप ले रहे हो तो वो अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो पॉली होगा। इसमें माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर 3 कैटेगरीज हैं। माइल्ड अगर मैक्सिमम वर्टिकल पूल की बात करें तो 8 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है तो माइल्ड है, ठीक है। 8 से 12 के बीच में, अगर 12 to 15 सेंटीमीटर के बीच में है तो ये मॉडरेट है, और अगर 15 से ज़्यादा है तो ये सिवियर पॉलीहाइड्रोनियस है। अगर हम AFI की बात करें तो अगर ये 24 से ज़्यादा है तो ये माइल्ड है, 24 से ये 30 के बीच में है तो ये मॉडरेट है, और अगर ये 35 से ज़्यादा है तो फिर ये सवेयर पॉलीहाइड्रोनियस है, ठीक है। अच्छा, बाकी इसकी जो कॉजेज़ हमें माइंड में रखनी चाहिए। अच्छा, इसको असेस कैसे करते हैं क्लिनिकली, पॉलीहाइड्रोनियस के साथ पेशेंट आई है, कैसे आप असेस करें क्लिनिकली? आप देखोगे तो फंडल हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका टेंस एब्डोमेन होगा, और उसमें बच्चे के फीटल पार्ट्स जो हैं वो उसमें असेस करना मुश्किल होगा, और एक्सेसिव फीटल मूवमेंट्स भी आपको मिल सकती हैं, या पेशेंट भी कह सकती है अनस्टेबल लाया होता है इसमें, तो ये आपको चीज़ें मिल सकती हैं। और अगर बहुत ही एडवांस स्टेज है तो उसमें टेंस टेंडर एब्डोमेन होगा, पेन डिस्कम्फर्ट के साथ पेशेंट आएगी। क्लिनिकली आप ऐसे देख सकते हो। कॉजेज़ में मोस्ट कॉमन कॉज जो है इसके वो डायबिटीज़ है, जिसमें पॉलीहाइड्रोनियस देखने को मिलता है, और इसके अलावा कॉजेज़ माइंड में अगर होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। जो रेयर कॉजेज़ हैं ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, उसमें ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है, ठीक है। मल्टीपल जेस्टेशन में वो जिसमें एक डोनर ट्विन होता है और एक रेसिपिएंट होता है, और डोनर में ओलिको होता है और जो रेसिपिएंट होगा उसमें पॉलीहाइड्रोनियस होगा, हाइपरटेंशन होती है, कार्डियक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं डेथ के। इसके अलावा जो कॉज है उसमें ट्रेकियल एट्रेजिया है, एसोफेजियल एट्रेजिया है, कोई मिडियस्टल मैस है, या फिर डायफ्रेगमेटिक हर्निया है, ठीक है, ड्यूडनल एट्रेजिया है। तो ये स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज़ हैं जिसकी जो कॉज है। बार्टर सिंड्रोम है जिसमें ट्यूबुलर डिसफंक्शन होता है, यानी रीनल जो है सोडियम लॉस होगा और साथ में पॉलीयूरिया होता है बच्चे के अंदर, जेनेटिक एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो है एनियोप्लाइडीज़ हैं जिसमें 13, 18, 21 ये सब है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ हो गई, फीटल एकाइनेसियाज हैं, या NN-CAF, ठीक है। इन सब में पॉलीहाइड्रोनियस होता है, ये एनोमलीज हो गई। और कार्डियक फेलियर जिन बच्चों में होता है जिसमें हाइड्रोपिक फीटस होते हैं, लाइक RH इनकॉम्पेटिबिलिटी वाली मदर है, एल्यूमिनाइजेशन है मदर में, फीटल एनीमिया है किसी भी वजह से, या फीटोमेटर्नल हेमरेज है, ठीक है। और इन सब चीज़ों, या अल्फा थैलेसीमिया वाला बच्चा है, तो इनमें जो है पॉलीहाइड्रोनियस डेवलप हो सकता है। इन्फेक्शंस हैं बहुत सारे, उसमें सिफिलिस हो गया, वायरल हेपेटाइटिस है, साइटोमेगेलोवायरस, पैरोवायरस B19, पॉलीहाइड्रोनियस हो सकता है इनमें। इडियोपैथिक भी होता है, समटाइम्स कोई कॉज नहीं मिलती। तो ओवरऑल जो पेशेंट जब आप आती है, सबसे पहले जो आपके माइंड में चीज़ हो वो आप ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हो, आप शुगर लेवल चेक करते हो उसके, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कॉज है। इसके अलावा जो है आप डिटेल एनॉमली स्कैन करोगे, उस पर देख लोगे एब्नॉर्मलिटी वगैरह तो नहीं है, ठीक है, या अर्ली स्टेज पे आई है तो आप उसका एनॉमली स्कैन करते हो, साथ में आप उसका फीटल एको करा सकते हो अगर एनॉमली कोई आपको मिलती है साथ ही,
ठीक है, तो ये कॉज हो सकती है। इसके अलावा अगर पेशेंट की इस तरह की फ़ीवर, फ्लू, रैश की हिस्ट्री देती है तो आप टॉर्च स्क्रीनिंग करा सकते हो, उसमें जो इन्फेक्शंस वगैरह उनको रूल आउट कर सकते हो। तो सिनेरियो पे डिपेंड करता है। क्रोमोसोमल एनॉमलीज़ हैं बहुत सारी, इसकी कॉज स्ट्रक्चर एनॉमलीज़ होती हैं। तो आप देखोगे कि सिनेरियो वाइज उसमें मल्टीपल जेस्टेशन है, तो उसमें आपने स्पेसिफिकली देखना है कि उसमें कोई डोनर और रेसिपिएंट ट्विन की वजह से कोई ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम तो नहीं है पेशेंट में, कोरियोनिसिटी वगैरह देखोगे उसमें। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं पॉलीहाइड्रोमियल्स की, यानी कि अपने कॉजेज़ माइंड में रखनी है तो उसके अकॉर्डिंग आपने इन्वेस्टिगेट कर लेना है। GDM को आपने नहीं भूलना, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज है। कॉम्प्लिकेशंस पॉलीहाइड्रोमियल्स की क्या, डिस्टेंडेड एब्डोमेन है तो किसी भी टाइम वो प्री टर्म लेबर में जा सकती है। रप्चर हो सकता है मेम्ब्रेन्स का, ठीक है, मेम्ब्रेन्स का रप्चर होगा तो उसमें कोरियोनाइटिस डेवलप हो सकता है लेटर ऑन। अच्छा, इसके अलावा उसमें जो है ना प्रोलैप्स हो सकते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स और हैंड प्रोलैप्स, कोई ऑर्गन प्रोलैप्स हो सकता है। उसमें जो है एब्रप्शन हो सकती है, ठीक है। पोस्ट नेटली देखें तो इसमें यूट्राइन एटोनी की वजह से PPH में जा सकती है पेशेंट, ठीक है। और इनमें सिजेरियन के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि पॉलीहाइड्रोमियल्स वजह से कॉर्ड प्रोलैप्स होगा या साथ में अनस्टेबल लाई होती है इन पेशेंट्स की, ठीक है, या प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती यूट्रस की, डिस्टेंडेड यूट्रस होता है तो उसकी वजह से भी सिजेरियन के रेट्स इसमें ज़्यादा होते हैं ऑपरेटिव डिलीवरी के। मैनेजमेंट कैसे करेंगे पॉलीहाइड्रोमियल्स के लिए? ग्लाइसीमिक कंट्रोल, गुड ग्लाइसीमिक कंट्रोल अगर डायबिटिक है पेशेंट, अगर नहीं है, ठीक है, तो आप सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए उसको अगर करना चाह रहे हो तो उसमें इंडोमेथाजिन दे सकते हो, ठीक है, NSAID है जो कि लाइकर वॉल्यूम की प्रोडक्शन काम करेगी। ये प्री टर्म लेबर को एज ए टोकोलिटिक भी यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे इस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि ये लाइकर वॉल्यूम, लेकिन ये 32 वीक से पहले करेंगे, टिल 34 वीक्स आप कर सकते हो। उसके बाद इसमें चांसेस होते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज और रीनल फेलियर के चांसेस में होते हैं। तो इसको आपने केयरफुल रहना है, इससे रिलेटेड अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल पे जब आ जाएगा तो आपने इसको स्टॉप करा देना है। इसके अलावा एक्सट्रीमली टेंस टेंडर एब्डोमेन और आपने प्रोलॉन्ग करना है जेस्टेशन को तो आप उसमें रिडक्शन कर सकते हो, एमनी रिडक्शन कर सकते हो, लेकिन उसका ये है कि आपने हर दूसरे तीसरे दिन इसको रिपीट करना होता है, ठीक है। और इसमें चांसेस होते हैं कि उसमें प्लेसेंटल एब्रप्शन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए या रप्चर हो सकता है मेम्ब्रेन्स का, मेम्ब्रेन डिटैचमेंट हो सकती है। तो इसलिए हाईली स्पेशलाइज्ड सेंटर में ये प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। और पॉलीहाइड्रोमियल्स में देखा गया है कि इन बच्चों में 80% ऑफ द केसेस कोई ना कोई एनॉमली होती है जिनमें लाइकर वॉल्यूम 35 से अगर ज़्यादा है तो, ठीक है, इसमें ज़्यादा चांसेस में कोई नॉर्मलस फीटस ही होगा। नेक्स्ट ओलिगोहाइड्रोमियोस है। इसमें भी ओवरव्यू क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ओलिगोहाइड्रोमियोस जो है वो हम किसको कहते हैं? डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट ऑफ लेस दैन 2 सेंटीमीटर, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ लेस दैन 200 ml और 500 ml, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ऑफ लेस दैन 5 सेंटीमीटर और लेस दैन 5th सेंटाइल फॉर दैट जेस्टेशनल एज और सब्जेक्टिवली रिड्यूस्ड लाइकर इस टर्म डेज ओलिगोहाइड्रोमियोस। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। आप किसी भी टर्म में कह सकते हो, या तो उसका डीपेस्ट वर्टिकल पूल 2 सेंटीमीटर से कम होगा, या एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो हम ले रहे होते हैं चारों क्वाड्रेंट में वो उसका 5 सेंटीमीटर से कम है, या वॉल्यूम उसका 500 या 200 से कम है, या फिर सब्जेक्टिवली रिड्यूस्ड हमें लग रहा होता है लाइकर, ठीक है। तो इसकी कॉजेज़ माइंड में होनी चाहिए कॉजेज़, ठीक है, और कॉजेज़ के अकॉर्डिंग हमने इसको इन्वेस्टिगेट भी करना है और ट्रीट भी करना है। कॉजेज़ क्या हैं? मोस्ट कॉमन कॉज, जिस तरह पॉलीहाइड्रोमियोस में मोस्ट कॉमन कॉज जो है डायबिटीज़ है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। इसी तरह ओलिगो में मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो PPROM है, और इसकी वजह से 30 to 40% प्री टर्म डिलीवरी होती है, इसमें रिस्क होता है, और 18 to 20% पेरिनेटल डेथ्स होती हैं इसकी वजह से, ये कॉमन होगी। इसके अलावा और कंडीशंस कौन सी होती हैं? उसमें मैटरनल देखा जाए तो क्रोनिक हाइपरटेंशन, क्रोनिक किडनी डिजीज़ मदर में है, या मैटरनल डिहाइड्रेशन है, ठीक है, तो ये कॉजेज़ होगी। इसके अलावा मैटरनल डायबिटीज़ इंस्पाइडस है, इसमें ये कॉजेज़ होगी। और जो बच्चे में होते हैं ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, जिसमें एक डोनर और एक रेसिपिएंट होता है, जो डोनर है उसमें ओलिगोहाइड्रोमियोस होगा। और इसके अलावा इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वाले जो बेबीज़ होते हैं जिसमें प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होती है, जिसमें IUGR डेवलप होता है, उनमें भी ओलिगो होता है। और बाकी कॉजेज़ में जो है अगर बच्चे के लिहाज से देखें तो उसमें वेक्टर लेग कंडीशन है जिसमें वर्टेब्रल, एनल, कार्डियक और इसके अलावा ट्रेकियो एसोफेजियल और लिम्ब डिफेक्ट्स होते हैं। और मैकर ग्रूबर सिंड्रोम है जिसमें मल्टीपल डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं बच्चे के अंदर, उसमें किडनीज़ भी एबनॉर्मल होंगे।
बायलैटरल रीनल एजेनेसिस है बच्चे के अंदर, यूथरल ऑब्स्ट्रक्शन है, ओलिगो होगा। इसके अलावा सिस्टिक डिस्प्लेजिया है किडनीज़ का, जिसमें कोई एक रीनल सिस्ट बनी होती है और साथ में डिस्प्लास्टिक से किडनीज़ होते हैं एबनॉर्मल से, उसमें भी ओलिगो होगा। और जो बाकी कॉजेज़ हैं उसमें बच्चे अगर कोई मदर NSAIDs ले रही है या ACE इनहिबिटर्स ले रही है, ठीक है, तो बच्चे में ओलिगो होने के चांसेस होते हैं। और इन्फेक्शंस हैं, टॉर्च इन्फेक्शन स्पेशली पैरावायरस B19, तो उसमें ओलिगो देखा गया है बच्चे के अंदर। तो ये सब कॉजेज़ हैं, ठीक है। इसमें मैटरनल कॉजेज़ आ गई, फीटल कॉजेज़ हैं, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज़ हो गई, यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, टॉर्च इन्फेक्शंस हैं, या कोई ड्रग्स वगैरह ले रही है, तो ये सब कॉजेज़ ओलिगो की होगी। अच्छा, इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, वो देख लेंगे कि मदर में कोई कंडीशन तो नहीं है ऐसी, बच्चे के अंदर कोई नॉर्मली स्कैन में प्रॉब्लम तो नहीं है। ओलिगो जो है वो अर्ली पिकअप हो जाता है सेकंड ट्राइमेस्टर में, नॉर्मली स्कैन पे मोस्टली ये पिक होता है। और इसके अलावा ओलिगो का जो इसका कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें अगर जितना अर्ली डेवलप होगा उतना ज़्यादा बच्चा अफेक्ट होगा। तो अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में अर्ली डेवलप हो गया तो इसमें ज़्यादा चांसेस होगी, क्योंकि 17 to 26 वीक्स पे जो लंग्स हैं उनका कैनालिकुलर फेज़ चल रहा होता है, वो डेवलपमेंट हो रही होती है लंग की, जिसके लिए लाइकर वॉल्यूम चाहिए होता है। अच्छा, तो अगर उस टाइम इसको ओलिगो है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि फीटल लंग हाइपोप्लेजिया डेवलप होगा। इसके अलावा लिम्ब डिफेक्ट्स होते हैं और बच्चे की ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड होगी, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन डेवलप होती है बच्चे में, और न्यूनेटल डेथ हो सकती है उसकी। इसके अलावा बच्चे का वेट जो है वो 2500 ग्राम से कम होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं बच्चे के अंदर। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, उसमें जो आप सिंपल याद रखें कि एंटीनेटल सर्विलेंस होती है इसकी। ट्रीटमेंट हमेशा कॉज के अकॉर्डिंग होगी, अगर आपको मिल जाती है आप उसको ट्रीट करो। मैटरनल हाइड्रेशन स्टेटस इंप्रूव करना होता है, ठीक है। अमाइनो इन्फ्यूजन का जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, जो डायरेक्ट यूट्रस के अंदर नीडल डाल के आप जो है वो अमाइनो इन्फ्यूजन करते हो, उससे लाइकर वॉल्यूम इंप्रूव कर जाता है, उसकी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर होता भी है कहीं स्पेशलाइज सेंटर में आप कर सकते हो, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। और इसके अलावा जो है इसका ट्रीटमेंट हाइड्रेशन इम्प्रूवमेंट के अलावा एंटीनेटल सर्विलेंस करोगे 37 वीक से पहले है, तो उसमें आप डॉपलर करके चेक कर लेते हो कि बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। अगर सब कुछ ओके है तो 37 के बाद डिलीवरी करोगे, इंड्यूस कर दोगे उसको। 40 वीक के बाद आती है, ओलिगो के साथ है, तो फिर तो कोई जवाज़ नहीं बनता कि उस प्रेगनेंसी को आप रखोगे, उसको आप इंड्यूस करके उसको डिलीवर करा लेते हो बच्चे को। और 37 कट ऑफ है इसके लिए, अगर सब कुछ नॉर्मल है, डॉपलर भी नॉर्मल है। अदरवाइज़ अब 34 वीक्स जो है जब फीटल लंग मेच्योरिटी डेवलप हो जाती है, उसको डेक्सामेथासोन वगैरह लगा के, तो उसके बाद आप उसको डिलीवर करा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। तो डॉपलर की फाइंडिंग्स जो है इसमें इंपॉर्टेंट। 37 के बाद डॉपलर कराने का कुछ नहीं है, उसके बाद आपने डिलीवरी ही करानी है, तो डॉपलर कराना ज़रूरी नहीं है उसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज फीटस। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज फीटस और इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन दोनों में क्या फ़र्क होता है। स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज फीटस की डेफिनेशन ये है कि जिसमें एस्टिमेटेड फीटल वेट और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस जो है वो 10th सेंटाइल से कम होता है, ठीक है। दैट्स मीन के 90% बच्चे जो हैं इस जेस्टेशनल एज पे उनका जो वेट है वो इस बेबी से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। अब जिस बेबी का हम कंपेयर कर रहे हैं उसका लेस दैन 10 सेंटाइल है, दैट्स मीन कि वो उन 10% बच्चों में आता है जिनका वेट जो है वो एज के अकॉर्डिंग कम है, ठीक है। और बाकी 90% बच्चे ऐसे हैं जो इस वेट से बेहतर पैदा होते हैं, ठीक है। तो अगर 10 सेंटाइल से कम है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस या एस्टिमेटेड फीटल वेट, तो उसको हम स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज फीटस बोलेंगे। अच्छा, ये नॉर्मल भी हो सकता है, हेल्दी बेबी भी हो सकता है, और ये ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस भी हो सकता है। अगर इसकी कॉज ये है कि अगर पेरेंट्स छोटे कद के थे, ठीक है, तो बच्चे की हाइट भी अगर कम होती है तो इसका मतलब ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी है, अदरवाइज़ ये हेल्दी है, ठीक है। इसको भी हम स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज फीटस ही बोलेंगे। अच्छा, अगर इसकी कॉज जो है वो कोई पैथोलॉजी है, जैसे टॉर्च इन्फेक्शंस हैं, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, या कोई प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, उसकी वजह से बच्चा अगर एबनॉर्मली ग्रो करता है, उसके पैरामीटर्स छोटे होते हैं, तो इसको हम ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटस बोलेंगे। इसको हम इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और ये पैथोलॉजिकल स्मॉल बेबीज़ होते हैं ये भी स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है, लेकिन ये ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटसेस होते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। जो बेसिक
फिजियोलॉजी होती है वो क्या होती है कि 40% जो है ना, जो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल फीटसेस जो होते हैं उनमें जीन्स का रोल होता है 40%, ठीक है। यानी कि इसमें इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 2, ट्रांस प्लेसेंटल सबस्ट्रेट जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लेसेंटा से फीटस में, वो किस हद तक है, मतलब कितने न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, रेट टिश्यू फॉर्मेशन का किस रेट पे टिश्यू फॉर्म हो रहा है, ये सब जीन्स तय करती हैं 40% केसेस में। और बाकी जो 60% बेबी की ग्रोथ में रोल होता है वो यूट्रस के अंदर इन्वायरमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। यानी मदर में कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, वेस्कुलर प्रॉब्लम है कोई जिसकी वजह से प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं आ रहा, या प्लेसेंटल डेवलपमेंट अच्छी नहीं है जैसे प्रीक्लैम्पशिया के केसेस होते हैं, या थ्रोम्बोफिलियास के, PLS के, उसमें भी प्लेसेंटा प्रॉपरली फॉर्म्ड नहीं होता। वो डायबिटीज़ में भी प्लेसेंटल मैचुरेशन नहीं होती प्रॉपर। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो 60% रोल प्ले करेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी। तो 40% जेनेटिक फैक्टर्स हैं और 60% इन यूटीरो इन्वायरमेंट है फॉर फीटल डेवलपमेंट। जो जेस्टेशन बढ़ती है प्लेसेंटा जो है इंक्रीज्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बेबी को, और फीटल ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेटेड रेट पे होती है, और इस तरह प्लेसेंटल मैच्योरिटी टाइम के साथ साथ ज़्यादा होती रहती है। हम अल्ट्रासाउंड पे प्लेसेंटा की मैच्योरिटी कैसे देखेंगे? अगर हम प्लेसेंटा का टेक्सचर या उसकी एनाटॉमी माइंड में रखें तो प्लेसेंटा जो इसके ग्रेड 0 है, ग्रेड 1 है, 2 है और 3 है। प्लेसेंटा की जो अम्बिलाइकल कॉर्ड जहाँ पे इंसर्ट होती है वो वाली जो साइड होती है वो कोरियन होता है, ठीक है। और जो प्लेसेंटल अटैचमेंट जहाँ हुई होती है यूट्राइन वॉल के साथ, उस वाली साइड को हम बेजल पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और बीच में जितना भी कंटेंट होता है ब्लड वेसल्स वगैरह सारा ये प्लेसेंटल सबस्ट्रेट है। जो कोरियोनिक साइड होती है, ठीक है, अगर वो बिल्कुल स्मूथ है, सारे का सारा प्लेसेंटा स्मूथ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, होमोजेनियस है, स्मूथ वेल डिफाइंड है, कोरियोनिक प्लेट भी और बेजल उसका जो जितना भी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्मूथ है, तो ये ग्रेड 0 है। ग्रेड 1 में ये होता है जो कोरियोनिक साइड है जहाँ प्लेसेंटल इंसर्शन होती है वहाँ पे अंडुलेशंस होती हैं, वहाँ पल्सेशंस हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं, ठीक है। ये इरेगुलरिटीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ कोरियोनिक साइड पे ही हैं, वो प्लेसेंटल सबस्ट्रेट में एक्सटेंड नहीं की, यानी मिड वे तक नहीं गई, तो इसको ग्रेड 1 बोलेंगे। अगर ये रेगुलरिटीज़ मिड वे तक एक्सटेंड कर रही हैं लेकिन बेजल उसकी जो प्लेट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जो यूट्राइन साइड है अटैचमेंट की वो बिल्कुल रेगुलर है, तो इसको ग्रेड 2 बोलेंगे। ग्रेड 3 में ये होता है कि ये रेगुलरिटीज़ एक्सटेंड कर जाती हैं बेजल साइड तक, और साथ में इसमें वाइटिश एरियाज ऑफ कैल्सिफिकेशन भी होता है कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से, और इसको ग्रेड 3 मेच्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। एज वाइज इनका होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा ज़्यादा मैच्योर मिलेगा, लेकिन अगर ये जल्दी आपको मैच्योरेशन नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कोई ना कोई प्लेसेंटा में पैथोलॉजी जा रही है। जो इससे रिलेटेड कॉजेज़ हमने डिस्कस किए हैं, इसमें 80 to 90% जो है वो प्लेसेंटल इंसफिशेंसी होती है जिसकी वजह से बच्चा IUGR होता है या स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज कह लें। 1/3 जेनेटिक फैक्टर्स हैं, 2/3 इन्वायरमेंटल है, जिसमें 80 to 90% प्लेसेंटल इंसफिशेंसी है। इसमें प्लेसेंटा की जो वेसल्स होती हैं उसकी प्रॉपर रिमोल्डिंग नहीं होती, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा डेवलप हो रहा होता है तो वो हाई कैपेसिटेंस लो रेजिस्टेंस वेसल्स बनती हैं, लेकिन अगर कोई पैथोलॉजी है मदर में या प्रीक्लैम्पशिया की पेशेंट है जैसे, तो उसमें प्रॉपर प्लेसेंटल जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगी, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी इन वेसल्स के अंदर और इनकी कैपेसिटी जो है वो कम होगी, और उसकी वजह से प्लेसेंटा भी इनका छोटा होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट जो है वो उस तरह से नहीं होती जिस तरह नॉर्मल बेबीज़ में होगी, तो ये वाले बच्चे ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटसेस होते हैं, ठीक है। और इनमें ये होता है जो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी वाले बच्चे होते हैं इनमें ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट होता है, ये एसिमेट्रिकल IUGR होते हैं। इनमें जो ब्लड सप्लाई है वो बच्चे के वाइटल ऑर्गन्स में ज़्यादा जाएगा, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स में ब्रेन, हार्ट और उसके एड्रिनल्स को ब्लड सप्लाई जाएगा और किडनीज़ को कम जाएगा, ठीक है, ताकि उसकी जो बेबी की डेवलपमेंट है वो वैसे ही कॉम्पेंसेट होती रहे इसके साथ, कम ब्लड सप्लाई के साथ। उसके रिजल्ट में ये होता है कि किडनीज़ को ब्लड सप्लाई कम जाता है बच्चे के, एड्रिनल्स को, हार्ट को, ब्रेन को तो जा रहा है, रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इन बच्चों में
यूरिन प्रोडक्शन कम होगी और ओलिगो डेवलप होता है। आईयूजीआर के साथ एक एसोसिएटेड कंडीशन है जिनमें देखने को मिलती है। या ओलिगो उन बच्चों में होता है जिनमें बायलेटरल रीनल एजेनेसिस है, कोकॉर्टिकल सिस्ट बनी हुई है, ठीक है, इस तरह से। तो जो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है उसमें ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट मिलेगा। जब ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई जाएगी तो हेड सर्कमफ्रेंस इन बच्चों का नॉर्मल होता है। बाकी पैरामीटर्स, फीमर लेंथ हो गया, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, वो इनके छोटे होते हैं। इसमें एक एडिशनल पॉइंट जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था उसमें एसिमेट्रिकल में एक तो ये ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट हो गया। एसिमेट्रिकल बेबीज़ में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कोकेन मदर्स यूज़ करती हैं, वो पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर होते हैं, ठीक है, और उसमें देखा गया है कि बच्चे का जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी पैरामीटर्स। तो ये एक उलट हो जाता है ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट के। ये उसमें पैथोलॉजी देखी गई है बच्चों में। तो एसिमेट्रिकल की जो कॉज होगी वो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी होगी। इसके अलावा जो सिमेट्रिकल आईयूजीआर होता है उसमें हेड सर्कमफ्रेंस, फीमर लेंथ, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, एस्टिमेटेड फीटल वेट, ओवरऑल सारे के सारे पैरामीटर्स ही कम होते हैं, ठीक है। तो ये जो सिमेट्रिकल की कॉजेज़ हैं उसमें जो है वो या तो सिमेट्रिकल आईयूजीआर वो बच्चे होते हैं जिनमें कोई ड्रग एब्यूज़ है, स्मोकिंग वाली पेशेंट्स जो हो गई। इसके अलावा जो क्रोमोसोमल और जो स्ट्रक्चरल अनोमलीज जिनकी रीजंस होती हैं, इनमें सिमेट्रिकल आईयूजीआर। तो ये टॉर्च इन्फेक्शंस हो गए, अर्ली ट्राइमेस्टर में आते हैं, उनको कोई इन्फेक्शन डेवलप हुआ है तो वो शुरू से ही उनकी ग्रोथ जो है वो बच्चों की अफेक्ट होगी। एसिमेट्रिकल ऐसे होते हैं जिनमें प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी होती है किसी भी वजह से, ठीक है। तो ये बच्चे जो होते हैं इनमें ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट डेवलप होगा और बाकी पैरामीटर्स छोटे होंगे, हेड सर्कमफ्रेंस वैसे का वैसा रहेगा। प्रीवियस अगर एक एसजीए की हिस्ट्री है, ठीक है, तो फर्दर 3.9 फोल्ड रिस्क होता है कि इस प्रेगनेंसी में उसको एसजीए होगा। इसी तरह अगर 2 होते हैं तो रिस्क मज़ीद बढ़ जाता है। कुछ मदर के अंदर जो अगर हम कॉजेज़ को डिस्कस करें एसजीए की कॉजेज़ में, तो कुछ ऐसी हैं जो कि इनडायरेक्टली बेबी को अफेक्ट कर रही होती हैं, डायरेक्टली वो मदर को कर रही होती हैं, जिसमें डायबिटीज़ होगी विद वेस्कुलर डिजीज़। अदरवाइज़ डायबिटीज़ में पोलीहाइड्रोमियोस देखने को मिलता है, मैक्रोसोमिया देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है उसमें अगर वेस्कुलर मैक्रो और माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ डेवलप हो चुकी है तो उसमें प्लेसेंटा अफेक्ट होता है, ठीक है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाती बच्चे को। और इन बच्चों में आईयूजीआर मतलब इन डायबिटिक पेशेंट्स में आईयूजीआर डेवलप होता है और ओलिगो होता है साथ में। अच्छा, जो डायबिटीज़ के अलावा रीनल डिजीज़ है, मदर में क्रोनिक हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीज़ स्पेशली साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है कोई, और इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर जो नॉन मॉडिफाइबल है, ठीक है। APLS, SLE, थ्रोम्बोफिलियाज ये भी मैटरनल कॉज डिजीज़ हैं जो कि आईयूजीआर कॉज कर सकती हैं। नॉन मॉडिफाइबल के अंदर इंडियन या एशियन पॉपुलेशन है, इथेनिसिटी है मदर की, नेली पैरस है, ठीक है, उसकी एज 35 से 40 से ज़्यादा है, लेस प्री प्रेगनेंसी इंटरवल है, इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल लेस दैन 6 मंथ्स है या ग्रेटर दैन 60 मंथ्स है। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा जो नॉन प्लेसेंटल कॉजेज़ हैं उसमें अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज़, कैफीन कंजप्शन जो 300 मिलीग्राम से ज़्यादा है वो रीज़न्स हैं। जेनेटिक कॉजेज़ हैं जो कि सिमेट्रिकल आईयूजीआर कॉज करती हैं, जिसमें क्रोमोसोमल है, ट्राइसोमी 18, 21, 13, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम 45XO। टॉर्च इन्फेक्शन है जिसमें गाइडलाइंस में जो स्पेसिफिकली मेंशन है वो साइटोमेगालोवायरस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सिफिलिस और मलेरिया के बारे में। अदरवाइज़ EBM में जो है वो रूबेला, HIV और वेरिसिला जोस्टर वायरस भी जो है आईयूजीआर कॉज करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे के अंदर जो स्ट्रक्चर नॉर्मलीज हमने डिस्कस की हैं उसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है, कोई एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है बेबी के अंदर, NNKF बेबी है तो इनमें भी साथ में आईयूजीआर बेबी होगा। मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी देखा गया है कि एक बच्चा बाज़ आईयूजीआर होता है। और डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ होती है। डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ किसको बोलते हैं? जिसमें एक बच्चा जो है उसकी ग्रोथ 20% उसका जो है वो रिडक्शन होती है उसकी ग्रोथ में एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ लार्जर फीटस, तो इसको हम डिस्कॉर्डेंट ट्विंस बोलते हैं। और इनमें मोर्टेलिटी जो है वो 20% होती है, मोर्टेलिटी जो है 20% होती है एज़ कम्पेयर टू 6% जो कि सिंगलटन आईयूजीआर में होगी। आईयूजीआर की डायग्नोसिस कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, उसकी बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं इसमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, इसमें आगे जाके एसजी डेवलप हो सकता है। एक्यूरेट डेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। एक्यूरेट डेटिंग कर ली, उस पर अगर उसको LMP याद है, रेगुलर मेंसेस थे, LMP श्योर ऑफ डेट है, और फिर हम डेटिंग स्कैन पे चले जाते हैं। डेटिंग स्कैन भी उसका जो है वो 13 वीक्स तक क्राउन रम्प लेंथ हम लेंगे। 13 वीक्स के बाद अगर स्कैन हुआ हुआ है तो उसमें हेड सर्कमफ्रेंस और बाइपैराइटल डायमीटर लेते हैं। और अगर वो लेट आती है तो 20 वीक्स तक का मार्जिन होता है कि हम उसके डेटिंग स्कैन को डेट्स निकालने के लिए हम यूज़ कर सकें। 20 वीक्स के बाद प्रेजेंट करेगी तो फिर अल्ट्रासाउंड का कोई रोल नहीं है फॉर डेट्स कंफर्मेशन। वो इम्पोर्टेंट है कि आपने एक्यूरेट डेटिंग कर लेनी है पेशेंट की, ताकि मिस्टेकन डेट्स ना हो। रूल आउट हो गया, आपने क्लिनिकली असेस करना है। सिफिलिस फंडल हाइट उसकी कम है, जैसे उसकी जेस्टेशनल एज उसकी 35 है और उसकी सिफिलिस फंडल हाइट 31 आ रही है। 3 वीक्स 4 वीक्स का गैप आ रहा है बीच में, 3 to 4 सेंटीमीटर कम है। तो आपने सस्पिशन आपके माइंड में होना चाहिए कि इसमें IUGR हो सकता है और लीको हो सकता है, ठीक है। तो आपने उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अल्ट्रासाउंड करो। अल्ट्रासाउंड पे भी आपको फीचर्स उसके पैरामीटर स्मॉल लग रहे हैं, तो नेक्स्ट आपने उसका एक तो सीरियल ग्रोथ स्कैन्स कराने हैं, 3 वीकली ग्रोथ स्कैन्स, और आपने साथ में डॉप्लर कराना है 2 वीकली। डॉप्लर कराओगे अगर ग्रोथ स्कैन्स 2 ग्रोथ स्कैन्स अगर आपके पास प्रीवियसली अवेलेबल है जो कि 3 वीक्स अपार्ट हुआ है और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस और एस्टिमेटेड फीटल वेट उसका 10 सेंटाइल से कम है, ठीक है, और उसकी दोनों में आप ग्रोथ लैग चेक करो तो 3 वीक्स का ग्रोथ लैग आ रहा है दोनों में, तो फिर दैट्स मीन ये कंफर्मेशन है, ये डायग्नोस्टिक है फॉर IUGR। और अगर प्रीवियस स्कैन अवेलेबल नहीं है तो आपने उस टाइम उसका डॉप्लर भी करा लेना है, अल्ट्रासाउंड कराना है और साथ में उसको सीरियल फॉलोअप बुलाना है कि उसने सीरियल जो है वो 3 वीकली जो है वो अल्ट्रासाउंड कराएगी पेशेंट और साथ में 2 वीकली डॉप्लर कराएगी, या 4 वीकली स्कैन कराएगी और साथ में 2 वीकली डॉप्लर। इस तरह से आपने इसकी डायग्नोसिस बनानी है। एक फाइंडिंग के ऊपर आपने नहीं कहना कि ये IUGR है, आपने सस्पेशन ज़रूर जाहिर करनी है कि ये IUGR हो सकता है एग्जामिनर को, लेकिन डायग्नोस्टिक जो है वो अल्ट्रासाउंड सीरियल ग्रोथ स्कैन जो है वो इसमें डायग्नोस्टिक रोल प्ले करेंगे। और बाकी मैनेजमेंट जो है वो हम अम्बिलिकल आर्टरी की इंडिसिस की बेसिस पे करते हैं कि कैसी कंडीशन है बेबी की, उसके मुताबिक हम उसको डिलीवर कराएं या कब तक लेके जाएं प्रेगनेंसी को। जो सिम्फिजियो फंडल हाइट है जो क्लिनिकली हम असेस करते हैं, ओवरऑल इसकी जो वेरिएबल इसकी कवरेज है, सेंसिटिविटी उसकी 65% है। लो रिस्क पॉपुलेशन जितनी भी है उसमें इसकी सेंसिटिविटी देखी गई है 27% और स्पेसिफिसिटी 88% है। और जो प्रोटोकॉल है स्कैन्स का वो गाइडलाइंस में भी मेंशन है। अगर एक पेशेंट अर्ली ट्राइमेस्टर में आती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसमें रिस्क फैक्टर्स अगर प्रेजेंट है मदर में, मेजर हैं या माइनर हैं, 3 से ज़्यादा माइनर रिस्क फैक्टर्स हैं या एक मेजर रिस्क फैक्टर है, तो इन पेशेंट्स को आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइंड टेस्ट कराते हो जिसमें पे अगर लेस देन 0.4 MOM है तो दैट्स मीन ये मेजर रिस्क फैक्टर है। इसको आपने 18 to 20 वीक्स पे डिटेल्ड एनॉमली स्कैन के साथ यूट्राइन आर्टरी डॉपलर इसको एडवाइस करना है। अगर ये टेस्ट आप किसी वजह से मिस कर देते हो, लेट प्रेजेंट करती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में करती है, तो आप ट्रिपल या क्वाड्रपल टेस्ट कराते हो, लेकिन अकेले उनकी सिग्निफिकेंस नहीं होती, उनके साथ अगेन आप डिटेल एनॉमली स्कैन भी कराओगे, कोई स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी उस पर नज़र आती है, और आप अगर उसमें रिस्क फैक्टर्स भी प्रेजेंट हैं तो आपने उसका यूट्राइन आर्टरी डॉपलर कराना है। अगेन डॉपलर उन पेशेंट्स में नहीं कराना जिनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा माइनर रिस्क फैक्टर्स हैं या मेजर रिस्क फैक्टर में जिसमें पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लेस देन 0.4 MOM है उनमें, या फीटल एकोजेनिक बॉबल है एनॉमली स्कैन पे, तो इन पेशेंट्स में आपने यूट्राइन आर्टरी डॉपलर 24 वीक्स पे एडवाइस करना है। यूट्राइन आर्टरी डॉपलर पे अगर PI ग्रेटर देन 95th सेंटाइल है, पल्सेटिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 95th सेंटाइल है, दैट्स मीन कि एबनॉर्मल डॉपलर है। इनको आपने सीरियल ग्रोथ स्कैन्स यानी फीटल जो साइज़ है जिसमें पैरामीटर्स आएंगे उसके लिए, और डॉपलर 2 वीकली अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर उसके लिए आपने इनको एडवाइस कर देना है। अगर ये यूट्राइन आर्टरी डॉपलर इन पेशेंट्स में नॉर्मल आता है तो फिर इनमें फर्दर मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है। थर्ड ट्राइमेस्टर में इनको दोबारा रीअसेस करके इनको हम मॉनिटरिंग करेंगे इनकी। इसके अलावा अगर
ये हमारे पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेजेंट करते हैं, 24 वीक्स ऑनवर्ड, 26 वीक्स पे आती है पेशेंट। और उस टाइम इसमें रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं हम, अगेन 1 मेजर रिस्क फैक्टर और 3 और मोर माइनर रिस्क फैक्टर्स। तो इन पेशेंट्स को हम डायरेक्टली फीटल ग्रोथ स्कैन्स 3 और 4 वीकली विद 2 वीकली डॉपलर एडवाइस करेंगे। अगर उस पे पैरामीटर्स भी छोटे हैं और साथ में डॉपलर पे फाइंडिंग्स एबनॉर्मल आती हैं, तो हम उस डॉपलर की फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। हम मोर फ्रीक्वेंट डॉपलर करा सकते हैं, मोर फ्रीक्वेंट ग्रोथ स्कैन्स करा सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन दी सिनेरियो। हमने पेशेंट को मैनेज कैसे करना है। अगर डॉपलर पे हमने क्या चीज़ें देखनी होती हैं। डॉपलर में हम जो है वो रेजिस्टिविटी इंडेक्स देखते हैं, पर्सिटिलिटी इंडेक्स देखते हैं, यानी RI और PI ये देखते हैं, ST रेशो देखेंगे, और साथ में हम इसके एंड डायस्टोलिक फ्लो प्रेजेंट है या एब्सेंट है या रिवर्स्ड है, ठीक है। और इनकी बेसिस पे हम फिर मैनेज करते हैं पेशेंट को। डॉपलर पे अगर 32 वीक से पहले पेशेंट आती है आपके पास और उसके डॉपलर पे ST रेशो रेज्ड है, PI रेज्ड है, RI रेज्ड है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है, जो बुक्स और गाइडलाइंस कहती हैं कि इसमें डक्टस वेनोसस डॉपलर आप कराते हो, और वो अगर एबनॉर्मल आता है तो इसको डेक्सा लगा के आप डिलीवर कराते हो, पेशेंट को फ़ौरन इमीडिएट डिलीवरी होती है। अदरवाइज़ 32 वीक्स के बाद अगर आती है तो उसमें डक्टस वेनोसस डॉपलर का कोई रोल नहीं है। अगेन आप फीटल अम्बिलिकल डॉपलर कराते हो, उस पर अगर ये इंडिसेस रेज्ड है तो आप साथ में मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर करा लेते हो ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट के लिए। सेरेब्रल वेजिटेशन हुई होती है और इसमें जो PI है, पर्सिटिलिटी इंडेक्स है, वो लेस दैन 5th सेंटाइल होगा इन पेशेंट्स में। और अगर ये अब नॉर्मल आता है तो अगेन आप डिलीवरी के लिए प्लान करते हो। हमारे सेटअप में जो है वो हम डक्टस वेनोसस और ये जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर ये नहीं कराते, हम अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर की बेसिस पे डिसाइड करते हैं बच्चे की कंडीशन कैसी है, ठीक है। मॉनिटरिंग करते हैं, मैटरनल मॉनिटरिंग होती है, फीटल मॉनिटरिंग होती है, और फीटल मॉनिटरिंग में CTG, AFI और साथ में हम डॉपलर और सीरियल ग्रोथ स्कैन से बच्चे को मॉनिटर करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम डिलीवरी प्लान करते हैं। अच्छा, अगर तो ये सारी चीज़ें जो है 32 वीक से पहले हमने वो कर लिया प्रोटोकॉल, और 32 वीक के बाद अगर आती है तो आपने अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर अकॉर्डिंग टू बुक साथ में अपने MCA करा लेना है। अगर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर पे सिर्फ ST, PI और RI रेज्ड हैं लेकिन उस पर एंड डायस्टोलिक फ्लो प्रेजेंट है, तो इनको आपने वीकली डॉपलर रिपीट कराना है, ट्वाइस वीकली रिपीट कराना है और 37 वीक्स तक लेके जाना है। अगर इनमें एब्सेंट या रिवर्स्ड फ्लो आ जाता है तो उसके साथ आप डेक्सा लगाओगे, डेली डॉपलर कराओगे और डिलीवरी प्लान करोगे, ठीक है। लेकिन इस केस में जो डिलीवरी होगी वो बाय सिजेरियन सेक्शन होगी। अगर इसका जो है वो एंड डायस्टोलिक फ्लो प्रेजेंट है और सिर्फ ST, PI, RI रेज्ड हैं तो 37 कंप्लीट वीक्स करा के इंड्यूस कर देंगे आप। लेकिन अगर ये 36-37 पे आती है और इसका एंड डायस्टोलिक फ्लो एब्सेंट है तो फिर इसको नॉर्मल लेबर की स्ट्रेस नहीं देनी, इसको अपने सिजेरियन से डिलीवर कराना है। और अगर अर्ली भी इसी सिनेरियो के साथ आ जाती है 34 वीक्स पे या 32 वीक्स पे जिस पे एंड डायस्टोलिक फ्लो एब्सेंट है या रिवर्स्ड है, तो इसको सिजेरियन के थ्रू आप डिलीवर करा दोगे आफ्टर गिविंग डेक्सा कवर। लेकिन अगर सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं या सिर्फ ST रेशो PI RI रेज्ड है लेकिन फ्लो प्रेजेंट है एंड डायस्टोलिक फ्लो, तो इनको आपने फॉलोअप में रखना है विद ट्वाइस वीकली डॉपलर टिल 37 वीक्स, और तब जाके इनको इंड्यूस कर देना है। 37 वीक्स पे या उससे पहले सिजेरियन से सिर्फ उस सूरत में डिलीवर कराओगे इमीडिएट अगर उसका एंड डायस्टोलिक फ्लो एब्सेंट या रिवर्स्ड आ रहा है। तो ये इसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, गाइडलाइंस पे भी यही रिकमेंडेड है। इसके अलावा जिनमें रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्री क्लैम्शिया के लिए, प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी के रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, ये जो APLS की पेशेंट्स होती हैं। APLS अगर डायग्नोस्ड है तो फिर तो उसमें साथ में लोग प्रिनक्लैक्साइन वगैरह आप देते हो। अदरवाइज़ अगर प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी ये पेशेंट में प्री क्लैम्शिया हाई रिस्क है फॉर प्री क्लैम्शिया या रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है प्री क्लैम्शिया के लिए, उनको आपने 16 वीक से पहले किसी भी टाइम लोप्रिन स्टार्ट करा देनी है। लेटर ऑन जाके लोप्रिन देने का कोई रोल नहीं है, आप उसमें प्रिवेंट नहीं कर सकते SGA को।
तो जितना अर्ली हो सके, स्पेशली 16 वीक से पहले किसी भी टाइम आप इसको, ऐसे पेशेंट्स को जिनमें रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है, इनको अपने लोप्रिन देना है। और प्री प्रेगनेंसी डाइट का भी रिस्क फैक्टर्स में ज़रूर पूछ लेना होता है इन पेशेंट से, और उनकी डाइट भी, उसमें फ्रूट इंटेक, वेजिटेबल इंटेक, इन सब का मेक श्योर कराना है। 24 से लेके 35+6 वीक के बीच में किसी भी टाइम ये आती है तो इनको डेक्सा कवर लगाना है, क्योंकि प्री टर्म लेबर में जा सकती हैं, इनमें स्टिल बर्थ के चांसेस होते हैं, किसी भी टाइम डॉक्टर इनका ख़राब हो सकता है, तो आपने इनको डेक्सा दे देना है। और 30 वीक से पहले अगर किसी भी एबनॉर्मलिटी के साथ है और उसमें इंडिकेटेड है कि आपने डिलीवरी करानी है, तो उसमें आपने मैग्नीशियम सल्फेट देना है। ये न्यूरो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर प्री मेच्योर बेबीज़। टाइमिंग ऑफ डिलीवरी हमने डिस्कस कर लिया। प्रोग्नोसिस क्या होती है ऐसे बच्चों की, इनमें जो पेरिनेटल मोर्टेलिटी है वो 7-8% तक इम्प्रूव कर गई है, ठीक है। 70% जो है इनमें वो सर्वाइव कर जाते हैं विदाउट सिवियर नीटल मोबिलिटी, और जो मोर्टेलिटी है वो 8% तक इम्प्रूव हुई है। लॉन्ग टर्म इनमें जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लॉन्ग टर्म भी होती हैं। इमीडिएट में जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जो प्री मेच्योर बेबीज़ होते हैं, इनमें हाइपोथर्मिया होता है, क्योंकि इनमें हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो होती है, ठीक है। वॉल्यूम कम होता है इन बच्चों का, तो सरफेस और इनकी जो स्किन पे जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होती। प्री मेच्योर बेबीज़ होते हैं, ये टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है इनकी सरफेस से, तो इसलिए ये प्रोन होते हैं टू हाइपोथर्मिया। इसके अलावा इनमें हाइपोकैल्सीमिया होता है, जिटरनेस और फिट्स डेवलप हो सकते हैं इनमें। इनमें फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन स्टोर्स इनके कम होते हैं, जिसकी वजह से इनमें हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है। और इसके अलावा इनमें हाइपर बिलिरुबिनेमिया और पॉलीसाइथीमिया क्यों होगा, क्योंकि क्रोनिक स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है। इनकी काफ़ी टाइम से IUGR चल रहा होता है, प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी होती है, हाइपोक्सिक बेबीज़ होते हैं, एसिडोटिक होते हैं, ठीक है। तो इनमें एरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से इमेच्योर आरबीसी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा टूटते हैं, तो पॉलीसाइथीमिया और हाइपरबिलिरुबिनेमिया भी होता है। इनमें नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस और इंट्रावेंटिकुलर हेमरेज भी होता है। इंट्रावेंटिकुलर हेमरेज किसी भी आर्टरी या उसके रप्चर की वजह से हो सकता है। जो नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस इन बच्चों में होता है, उसकी रीज़न ये होती है कि हाइपोक्सिया की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं जाती इंटेस्टाइन्स को, और वहाँ इस्कीमिया डेवलप होता है। और इस्कीमिक इंटेस्टाइन्स के साथ जो फूड एंटर होता है, जो भी उनको खुराक जा रही होती है बच्चों को, बैक्टीरियाज जो होते हैं वो उनकी इंटेस्टाइन पे एक्ट करते हैं, और इनमें नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस डेवलप होता है इन बच्चों के अंदर। लेटर ऑन जाएँ तो इनमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिले होता है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, विजुअल इम्पेयरमेंट, इसके अलावा इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, अटेंशन डेफिसिट होते हैं ये बच्चे, और CPB सेरेब्रल पाल्सी डेवलप कर लेते हैं। इनमें टोन मसल्स की प्रॉपर नहीं होती, ठीक है, हाइपोटोनिया होगा, और बहुत सारे फीचर्स होते हैं। लेकिन इनके जो लॉन्ग टर्म मज़ीद अगर इनमें देखें तो उसमें एक हाइपोथेसिस है, बार्कर हाइपोथेसिस, डेविड बार्कर ने 1990 में प्रपोज की थी। इसके अलावा इसको 1992 में जो हाइपोथेसिस है जिसमें डेवलपमेंटल ओरिजिन्स ऑफ अडल्ट डिजीज़ है, इन दोनों में एक ही बात बताई गई है कि जो बच्चे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज होते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, IUGR होते हैं, इनमें मिडिल एज में जाके इनमें क्योंकि फिजियोलॉजी इनकी और मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मिडिल एज में जाके इनमें हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ और इनमें डिस्लिपिडीमियाज ये डेवलप होते हैं इनको लेटर ऑन लाइफ में जाके। ग्रिड ट्रायल है, GRIT, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इंटरवेंशन ट्रायल। ये बाजू का वाइवा में पूछ लेते हैं। इसमें रिसर्च हुई थी या स्टडी कह लें, स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने डिलीवरी, जो प्री टर्म डिलीवरी बच्चों की होती है, प्री मेच्योर हाइड्रोजन, उसको कंपेयर किया था विद टर्म डिलीवरी, और दोनों का आउटकम देखा था, ठीक है। तो आउटकम में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था, क्योंकि प्री मेच्योर की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हाइपोथर्मिया, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, इन बच्चों में लंग इमेच्योरिटीज़ होती हैं, डिस्ट्रेस होती है, ठीक है। तो इनकी डेथ्स जो हैं या इनमें जो प्रॉब्लम न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी, इसी तरह टर्म के बच्चे थे IUGR के, उनमें भी लेटर ऑन जाके प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। तो इनका जो आउटकम ओवरऑल उन्होंने देखा उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं था, आउटकम सेम था बच्चों का, चाहे वो जल्दी डिलीवर कराइए या लेट कराइए। तो इसलिए ग्रिड ट्रायल का अगर पूछें तो इसमें बेसिकली इससे रिलेटेड स्टडी हुई थी।
पोंड्रल इंडेक्स PUNDRAL इंडेक्स क्या होता है? जैसे अडल्ट में BMI होता है, इस तरह IUGR बेबीज़ में पोंड्रल इंडेक्स होता है, जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज इनका वेट है या कम है, ये बेबीज़ किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो इसको निकालते कैसे? इसका फॉर्मूला जो है वो वेट इन ग्राम्स है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्राउन हील लेंथ, जो हम सेंटीमीटर में लेंगे उसका क्यूब, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू 100। तो वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय क्राउन हील लेंथ इन क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू 100। तो पोंड्रल इंडेक्स अगर लेस देन 2 आता है दैट्स मीन कि IUGR है, और अगर 2.5 से ज़्यादा है तो अप्रोप्रिएट है फॉर जेस्टेशनल एज। मेजर और माइनर रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें जिसकी बेसिस पे हमने पेशेंट को मैनेज करना होता है, अगर माइनर रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? माइनर रिस्क फैक्टर्स में अगर एज 35 है, ठीक है, BMI 20 से कम है, या 25 और 30 के बीच में है, स्मोकर है लेकिन 1 to 10 सिगरेट्स लेती है, IVF के थ्रू प्रेगनेंसी है, सिंगलटन प्रेगनेंसी, लो फ्रूट इनटेक है, तो ये सब जो है माइनर रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा माइनर में प्रेगनेंसी इंटरवल लेस देन 6 मंथ्स या ग्रेटर देन 60 मंथ्स है, प्री इक्लेम्शिया की हिस्ट्री है प्रीवियस प्रेगनेंसी में, तो ये माइनर रिस्क फैक्टर है। और माइनर में कोई प्लेसेंटल एब्रप्शन की हिस्ट्री है तो ये माइनर रिस्क फैक्टर है। विद माइल्ड हाइपरटेंशन है या PIH है, उसको माइल्ड PIH, तो ये माइनर रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो माइनर रिस्क फैक्टर अगर 3 या 3 से ज़्यादा है तो उसको सीरियल ग्रोथ मॉनिटरिंग करानी है, और अगर वो अर्ली ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आई है तो यूट्राइन आर्टरी डॉपलर आपने एडवाइस करना है, और उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि सीरियल मॉनिटरिंग करनी है या नहीं। मेजर रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं वो भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि एक भी अगर मेजर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो इसको आपने IUGR की सस्पिशन के तौर पे इसको मॉनिटर करना है प्रेगनेंसी को थ्रू आउट। उसमें जो बायोडाटा से रिलेटेड है, मदर से रिलेटेड, उसमें अगर उसका एज ग्रेटर देन 40 ईयर्स है, इसके अलावा अगर वो स्मोकर है और 11 सिगरेट से ज़्यादा एक दिन में यूज़ करती है, 11 सिगरेट यूज़ करती है, कोकेन यूज़ करती है, या डेली विगरस एक्सरसाइज करती है मदर, प्रीवियस का बेबी SGA था या स्टिल बर्थ की हिस्ट्री है, या इसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री में मैटरनल SGA है, या दोनों पेरेंट्स स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज थे, क्रोनिक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ विद वैस्कुलर डिजीज़, रीनल इम्पेयरमेंट, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की पेशेंट है, करंट प्रेगनेंसी में उसको कोई हैवी ब्लीडिंग हुई है सिमिलर टू मेंसेस, इकोजेनिक बाउल है बेबी में, पैप है उसका लेस देन 0.4 MOM है, कैफीन इनटेक ग्रेटर देन 300 मिलीग्राम पर डे है, लो मेटरनल वेट गेन है, सवेयर PIH है या प्री क्लैम्शिया है इस प्रेगनेंसी में, तो ये सब मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। हिस्ट्री में आपने इन्हीं फैक्टर्स को रूल आउट करना होता है। बायोडाटा में आप एज पूछ लो, कंसेगनस मैरिज है, इसके अलावा उसका BMI आप कैलकुलेट कर लेते हो, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने सारे के सारे रूल जो रिस्क फैक्टर्स फिट करने हैं। उसकी पर्सनल हिस्ट्री मदर की पूछनी है, जिसमें अल्कोहल इनटेक, कोकेन, ड्रग यूज़ वगैरह का पूछ लेना है। प्री प्रेगनेंसी हिस्ट्री पूछनी है, डाइट कैसी थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनटेक थी नहीं थी, ठीक है, फॉलिक एसिड लिया नहीं लिया, वो सारा पूछ लेना है। और इसके अलावा जो मदर में आपने सिगरेट स्मोकिंग का वो भी पर्सनल हिस्ट्री में आ जाएगा। प्रीवियस हिस्ट्री में आपने SGA का, स्टिल बर्थ का, प्री क्लैम्शिया का, वो माइनर मेजर सब रूल आउट कर लेने हैं। इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल भी पूछ लेते हो। इसके अलावा मदर को कोई हाइपरटेंशन है, APLS, थ्रोम्बोफिलियास, रिकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, कोई DVT की हिस्ट्री है, हमने उस मदर में रूल आउट करना है सारा। ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल था, कोई APH, कोई ब्लीडिंग वगैरह की हिस्ट्री तो नहीं है, और रीनल इम्पेयरमेंट, तो ये डिजीज़ रूल आउट कर लेनी है। और फैमिली हिस्ट्री में कोई SGA, मदर बहन भाइयों में कोई स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज था, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। ओवरऑल अगर उसके साथ ओलिगो भी है तो प्रोम की हिस्ट्री ज़रूर ले लेनी है। अगर कोई नॉर्मली वगैरह है, टॉर्च के इन्फेक्शंस को आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रूल आउट कर लेना है। फीवर, फ्लू, रैश की हिस्ट्री तो नहीं है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, कंसेगनस मैरिज, APH, PIH, प्री क्लैम्शिया, ये सब रूल आउट कर लोगे। क्रोनिक रीनल डिजीज़, लिवर डिजीज़, कार्डियक डिजीज़, थायराइड, हार्ट डिजीज़, सब चीज़ें। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की पेशेंट तो नहीं है, तो बायोडाटा में ब्लड ग्रुप साथ ही पूछ लो। इसके अलावा जो है कोई NSAIDs वगैरह तो नहीं ले रही, और क्या वर्कअप वगैरह हुआ सब डिटेल पूछने हैं। प्रीवियस ऑफ हिस्ट्री डिटेल में ले लेनी है।
जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है उस पर BMI इंपॉर्टेंट है। लो BMI है तो बेबी में IUGR के चांसेस ज़्यादा है, और ब्लड प्रेशर वगैरह उसका देखना है, ठीक है। क्लिनिकली आपने PA के ऊपर उसका सिम्फिसियो फंडल हाइट छोटी मिलेगी आपको, तो सिम्फिसियो फंडल हाइट जो है उसको आपने, अगर सिंगल मेजरमेंट भी आती है उसकी, तो आपने उसको फिर फर्दर रेफ़र करना है, उसको स्कैन करना है, वहाँ पे देखना है कि वाकई इसमें कोई IUGR का एलिमेंट चल रहा है या नहीं। और हर एंटीनेटल विजिट पे आपने उसकी फंडल हाइट चेक करनी है, उसको डॉक्यूमेंट करना है। PA पे आपने लाई, प्रेजेंटिंग पार्ट, लाइकर वॉल्यूम, एस्टिमेटेड फीटल वेट, सब कुछ देख, फीटल हार्ट साउंड सुन लेने हैं। और इसके अलावा जो है बेस लाइन्स करानी है, स्पेसिफिक टेस्ट कराने हैं। अगर सवेयर IUGR है, सवेयर, तो उसमें आपके माइंड में टॉर्च ज़रूर होना चाहिए, उसके लिए आप सीरोलॉजी करा लोगे, स्पेसिफिकली टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालोवायरस, सिफिलिस, मलेरिया का टेस्ट करा लोगे। और इसके अलावा सवेयर IUGR में कैरियोटाइपिंग के लिए आप उसको एडवाइस कर सकते हो, क्योंकि इन पेशेंट्स में जो सिमेट्रिकल होते हैं और सवेयर IUGR होते हैं जो काफ़ी टाइम से चल रहा होता है, इनमें कोई क्रोमोसोमल या स्ट्रक्चर नॉर्मली भी हो सकती है, तो आप कैरियोटाइपिंग करा लेते हैं उनका। बाकी डेटिंग स्कैन, नॉर्मली स्कैन और रिसेंट ऑब्स्टेट्रिकल अल्ट्रासाउंड, जितने भी उसके प्रीवियस स्कैन हैं वो सब अपने एग्जामिनर से लेने हैं। रिस्क क्या होते हैं IUGR में? मैटरनल रिस्क में रिस्क ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर होगा, और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन। फीटल रिस्क में प्री टर्म डिलीवरी IUGR, ठीक है। इस तरह पोस्ट नेटल हम डिस्कस किए कि हाइपोथर्मिया, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, न्यूरोडेवलपमेंटल डिले, लेटर ऑन डायबिटीज़, डिस्लिपिडीमियाज एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज़, ये सब रिस्क हो गई, कॉम्प्लिकेशंस हो गई। IUGR एक दफ़ा डिटेक्ट हो जाए तो फिर उसको एडमिट करना है, पेशेंट को डायग्नोज हो जाए तो उसको घर नहीं भेजना, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। उसमें फीटल मॉनिटरिंग होगी, मैटरनल मॉनिटरिंग होगी। फीटल मॉनिटरिंग में आपने सिर्फ CTG से मॉनिटर नहीं करना, उसके CTG हार्ट रेट देखना है, शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी के लिए देखना है। इसके अलावा उसको जो है फीटल एम्नियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो देखते हो, उसमें आपने स्पेसिफिकली डीप वर्टिकल पॉकेट्स देखने हैं, उसका एक डीप वर्टिकल पॉकेट, और इसके अलावा उसके साथ कंबाइन करके डॉपलर करना है, उसका अल्ट्रासाउंड करना है, सब कंबाइन करके लेने हैं आपने। और बेस्ट जो स्क्रीनिंग सर्वेलेंस टूल है वो अल्ट्रासाउंड है और फीटल मोलेकुलर आर्टरी डॉपलर है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, रेंजेस पता होनी चाहिए डॉपलर के ऊपर, हम कैसे टोक्स में स्टेशन आ सकता है, उसमें ST रेशो जेस्टेशन वाइज कैसे है, क्योंकि वहाँ पे ST रेशो दी होगी, PI RI दिया होगा, ठीक है, और आपको BPD और फीमर लेंथ दिया होगा। आपने खुद चेक करना है कि ये बेबी कितनी जेस्टेशनल एज पे है, और इसका उसके हिसाब से PI RI और ST रेशो कम बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं, नॉर्मल है, IUGR बेबी है, कैसे है। तो ये टोक्स का स्टेशन होता है, और ये वाइवा में पूछते हैं लॉन्ग केस में भी। उसमें अगर उन्होंने सिर्फ BPD की फाइंडिंग दी हुई है डॉपलर के ऊपर, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस लिखा हुआ है या फीमर लेंथ लिखी हुई है, तो अगर BPD उसकी 90 mm है, ठीक है, दैट्स मीन 9 सेंटीमीटर, तो उसका फॉर्मूला है कि आपने BPD को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो जेस्टेशनल एज आ जाएगी आपके पास। फीमर लेंथ +2 × 4, तो वो आपके पास जेस्टेशनल एज है। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस अगर दिया हुआ है तो उसको सेंटीमीटर में करके उसमें 5 ऐड कर दें, तो जेस्टेशनल एज आ जाएगी। जेस्टेशनल सैग है अगर, तो उसमें 30 डेज़ डिवाइडेड बाय 7, तो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो जेस्टेशनल एज आपने निकाल ली। अब अपने आपको PI और RI का पता होना चाहिए। PI की नॉर्मल जो वैल्यू है वो 1 है, और जो RI है उसकी 0.4 से 0.7 है, ठीक है। अगर वहाँ पे 1 से ज़्यादा दी हुई है या 0.7 से ज़्यादा है RI, तो दैट्स मीन रेज्ड है। तो अगर बच्चा जो है वो जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग 35 बन रहा है, और जेस्टेशनल एज इन वीक्स 35 आ रही है उसकी अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स, ST उसका RI रेज्ड है, ठीक है, PI रेज्ड है। ST अगर हम अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल देखें तो 28 वीक्स पे 4 है, 32 पे 3.5 है, 34 पे 3.4 है, 36 और 38 वीक्स पे 3 याद कर लें, 40 वीक्स पे 3.5 है, ठीक है। ये रफ एस्टिमेशन है, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर इससे इतने आ रहे हैं ST रेशियो, दैट्स मीन इससे अगर ज़्यादा हैं तो ये रेज्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब है IUGR का एलिमेंट इसमें चल रहा है। इसी तरह जो BPD आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से वो आ जाएगी, और साथ ही आप फीमर लेंथ ये चेक करने के लिए कि सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल IUGR है, तो फीमर लेंथ का भी फार्मूला है +2 × 4, ठीक है। तो
आपको वहीं से अगर दोनों में लैग आ रहा है, BPD आ रही है 35 वीक की और फीमर लेंथ उसकी आ रही है 32 वीक्स की या 31 वीक्स की, दैट्स मीन कि IUGR है, साथ में इंडिसेस भी रेज्ड है, तो आपको डॉक्टर की फाइंडिंग्स वहीं पे समझ आ जाएंगी। तो ये वैल्यूज़ याद करना ज़रूरी है। जेस्टेशनल एज के लिए फार्मूला बता दिया है, ST रेशियोज़ डिफरेंट एजेस पे ये हैं, RI की नॉर्मल रेंज क्या है, PI की नॉर्मल क्या है, तो अब आपको इंशाल्लाह डॉक्टर इंटरप्रेट करना आ जाएगा। एस्टिमेटेड फिटल वेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए मैं डायग्राम भी यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट वेट है 20 वीक्स पे 300 ग्राम, 22 वीक्स पे 430 ग्राम, 24 वीक्स पे 600, ठीक है, 20 पे 300 है तो 24 वीक्स पे 600 डबल हो गया, 26 पे 760 ग्राम्स, 28 वीक्स पे 1 kg, 30 पे 1.3, 32 पे 1.7, 34 पे 2.1, 36 पे 2.6, 38 पे 3.1, 40 पे 3.5। इन बच्चों में क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इनमें क्रोनिक स्ट्रेस में कोर्टिसोल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जो कि टाइप 2 निमोसाइड से सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, और फीटल लंग मैच्योरिटी इन्हेंस होती है इससे। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि रिस्क ऑफ प्री टर्म डिलीवरी इनमें बच्चों में ज़्यादा होता है। गाइडलाइंस में रिस्क फैक्टर्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट बताई हुई है कि अगर पेशेंट में 3 या 3 से ज़्यादा माइनर रिस्क फैक्टर्स हैं या एक मेजर रिस्क फैक्टर है, और अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में आई है, तो आपने 18 to 20 वीक्स पे उसका यूट्राइन आर्टरी डॉपलर कराना है, और साथ में अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसकी पैप ए भी लेस दैन 4.4 MO है, तो ये भी एक MOM है, तो ये भी एक मेजर रिस्क फैक्टर है। इनको अपनी यूट्राइन आर्टरी डॉपलर एडवाइस करना है, जो हम नॉर्मल सेटअप में हम नहीं करा रहे होते, लेकिन गाइडलाइंस में और बुक्स में ये मैंशनड है। अगर वो नॉर्मल आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है थर्ड ट्राइमेस्टर में दोबारा ये असेस करो। अगर उसमें एबनॉर्मलिटी आती है, उसमें उसका PI अगर 95 परसेंटाइल से ज़्यादा है या उसमें नोचिंग है, तो उसको फिर आप नेक्स्ट पेशेंट को अपने सीरियल फीटल ग्रोथ स्कैन्स और 2 वीकली डॉपलर कराने हैं, और जो सीरियल ग्रोथ स्कैन्स हैं ये आपने 3 वीकली या 4 वीकली कराने हैं पेशेंट से, और फ्रीक्वेंटली भी आप करा सकते हो। बाकी डायग्नोसिस का लिखा है कि डायग्नोसिस में जो है 3 वीक्स अपार्ट स्कैन होना ज़रूरी है, यानी 2 स्कैन्स की बेसिस पे आप ग्रोथ लैग चेक करते हो, ठीक है, और दोनों में जो है वो 3 वीक्स के ऊपर अगर दोनों में डिस्पैरिटी आ रही है एस्टिमेटेड फीटल वेट और उसका पहले का जो था उसमें और अभी का जो स्कैन है उसमें फ़र्क है, ठीक है, तो दैट्स मीन कि उसमें जो है IUGR डायग्नोज हो जाएगा उस पर। 3 वीक्स तक कोई ग्रोथ ही नहीं हुई उसमें, जिसका मतलब है ये डिक्रीज्ड ग्रोथ पैटर्न है, तो ये IUGR है। बाकी जो डॉपलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट बताई है, गाइडलाइंस भी सेम मैनेजमेंट है कि डॉपलर 32 वीक से पहले आएंगे तो किस तरह से फॉलोअप करेंगे, 32 वीक से बाद क्या इनके जो कट ऑफ पॉइंट है डिलीवरी का वो 37 वीक्स है अगर सब कुछ नॉर्मल है, इवन अगर एंडास्ट्रोलिक वॉल्यूम प्रेजेंट है लेकिन ST रेशियो भी है या रेस्ड भी हैं, तो 37 वीक्स तक आप उसको इंड्यूस करा दो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पैप ए की वैल्यू है मॉडरेट प्रेडिक्टिव वैल्यू है, लेकिन अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में पेशेंट आती है और क्वाड्रुपल या कंबाइंड या क्वाड्रुपल या ट्रिपल टेस्ट कराते हो तो उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू जो है वो कम है। CTG को और लाइकर वॉल्यूम को आप सोलली नहीं लोगे, इनको कंबाइंड टेस्ट के तौर पे यूज़ करोगे। यहाँ हमारा IUGR का टॉपिक फिनिश होता है, तो में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।